रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 2 बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं? यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता के साम्राज्य को संभाला और वास्तव में अपने पिता की तुलना में बेहतर काम कर रहा है। हम साल में 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर एक दूसरे से मिलते हैं। वो और उसकी पत्नी आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा अमीर हैं। अमीर पिता का साम्राज्य अच्छे हाथों में है और माइक अब अपने बेटे को उसकी जगह लेने के लिए तैयार कर रहा है, जैसे उसके पिता ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुआ और मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। सेवानिवृत्ति का मतलब काम न करना नहीं है। हमारे लिए इसका मतलब है कि अप्रत्याशित विनाशकारी परिवर्तनों को छोड़कर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और हमारी संपत्ति अपने आप बढ़ती है, मुद्रास्फीति से आगे रहती है। हमारी संपत्तियां अपने आप बढ़ने के लिए पर्याप्त बड़ी हैं। यह एक पेड़ लगाने जैसा है। आप इसे सालों तक पानी देते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं होती। इसकी जड़ें काफी गहराई तक जम जाती हैं। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का फैसला किया और मैंने रिटायर होने का फैसला किया। जब भी मैं लोगों के समूह से बात करता हूं, तो वे अक्सर पूछते हैं कि मैं उन्हें क्या करने की सलाह दूंगा। मैं कैसे शुरुआत करूं? क्या कोई ऐसी किताब है जिसकी आप सिफारिश करेंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? सफलता का आपका रहस्य क्या है? मैं लाखों कैसे कमा सकता हूं? जब भी मैं इनमें से कोई सवाल सुनता हूं, तो मुझे निम्नलिखित कहानी याद आती है। सबसे अमीर व्यवसायी। 1923 में हमारे महानतम नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों के एक समूह ने शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक बैठक की। उनमें से थे चार्ल्स श्वाब, सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के प्रमुख, सैमुअल इंसुल, दुनिया की सबसे बड़ी उपयोगिता कंपनी के अध्यक्ष, हॉवर्ड हॉब्सन, सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रमुख, इवर क्रूगर, उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष, लियोन फ्रेजियर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष, रिचर्ड विटनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमो, 2 सबसे बड़े स्टॉक सट्टेबाज, और एल्बर्ट फॉल, राष्ट्रपति हॉर्डिंग के मंत्रिमंडल के सदस्य। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों ने अपना जीवन इस प्रकार समाप्त किया। श्वाब 5 साल तक उधार के पैसे पर जीने के बाद दरिद्रता में मर गए। इंसुल की मृत्यु विदेशी भूमि में कंगाल होकर हुई और क्रूगर और कॉटन की भी कंगाल होकर मृत्यु हुई। मुझे संदेह है कि कोई भी यह बता सकता है कि इन लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ था। यदि आप तारीख 1923 को देखें, तो यह 1929 के बाजार में गिरावट और महामंदी से ठीक पहले की बात है, जिसका मुझे संदेह है कि इन लोगों और उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मुद्दा ये है, आज हम इन लोगों की तुलना में अधिक और तेज बदलाव के समय में रह रहे हैं। मुझे संदेह है कि आने वाले वर्षों में कई उछाल और मंदी आएगी जो इन लोगों के सामने आए उतार चढ़ाव के समानांतर होगी। मुझे चिंता है कि बहुत से लोग पैसे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपनी शिक्षा पर नहीं। यदि लोग लचीले होने के लिए तैयार हैं, खुले दिमाग रखते हैं और सीखते हैं, तो वे कठिन बदलावों के बावजूद और अधिक अमीर होते जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि पैसा समस्याओं को हल कर देगा, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करती है और पैसा पैदा करती है। वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना पैसा जल्द ही खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग ये समझने में विफल रहते हैं कि जीवन में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। हम सभी ने लॉटरी विजेताओं की कहानियां सुनी हैं जो गरीब होते हैं, फिर अचानक अमीर हो जाते हैं और फिर से गरीब हो जाते हैं। वे लाखों जीतते हैं, फिर भी जल्द ही वहीं वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर एथलीटों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में लाखों कमा रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद एक पुल के नीचे सो रहे हैं। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जिसके पास 1 साल पहले लाखों थे। आज सिर्फ 29 साल की उम्र में उसका दावा है कि उसके दोस्तों, वकील और अकाउंटेंट ने उसके पैसे ले लिए और उसे न्यूनतम मजदूरी पर कार वॉश में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उसे कार वॉश से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कारों की सफाई करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी ने राष्ट्रीय समाचार बना दिया और वो कठिनाई और भेदभाव का दावा करते हुए अपनी बर्खास्तगी की अपील कर रहा है।
उसका दावा है कि उसके पास सिर्फ रिंग बची है और अगर उसे छीन लिया गया तो वो टूट जाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो तुरंत करोड़पति बन गए, और जबकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग और भी अमीर बन गए हैं, मैं उन्हें सावधान करता हूं कि लंबे समय में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं और कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसलिए जब लोग पूछते हैं मैं कहां से शुरुआत करूं या मुझे बताएं कि मैं जल्दी अमीर कैसे बनूं, तो वे अक्सर मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे बस वही कहता हूं जो मेरे अमीर पिता ने मुझसे बचपन में कहा था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय रूप से साक्षर होना चाहिए। यह विचार हर बार मेरे दिमाग में आता था जब हम साथ होते थे। जैसा कि मैंने कहा, मेरे शिक्षित पिता किताबें पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे, जबकि मेरे अमीर पिता वित्तीय साक्षरता में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप उपनगरों में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस कंक्रीट का 6 इंच का स्लैब डालना होगा। अमीर बनने की चाहत में ज्यादातर लोग 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि युग में बनाई गई हमारी स्कूल प्रणाली अभी भी बिना नींव वाले घरों में विश्वास करती है। गंदगी से भरे फर्श अभी भी प्रचलन में है, इसलिए बच्चे बिना किसी वित्तीय आधार के स्कूल से स्नातक होते हैं। एक दिन उपनगर में नींद से वंचित और गहरे कर्ज में डूबे हुए अमेरिकी सपने को जीते हुए वे तय करते हैं कि उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान जल्दी अमीर बनने का तरीका खोजना है। गगनचुंबी इमारत का निर्माण शुरू होता है। ये जल्दी से बन जाती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की जगह हमारे पास उपनगर का लीनिंग टावर होता है। रातों की नींद हराम हो जाती है। जहां तक मेरे और माइक के वयस्क होने का सवाल है, हमारे दोनों विकल्प संभव थे क्योंकि हमें बचपन में ही एक मजबूत वित्तीय नींव डालना सिखाया गया था। लेखांकन संभवतः दुनिया का सबसे भ्रमित करने वाला उबाऊ विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। अमीर पिता के लिए सवाल ये था कि एक उबाऊ और भ्रमित करने वाला विषय कैसे लिया जाए और इसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। उन्होंने जो उत्तर पाया वह था इसे चित्रों के माध्यम से पढ़ाकर इसे सरल बनाना। मेरे अमीर पिता ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय नींव डाली। चूंकि हम बच्चे ही थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक सरल तरीका बनाया। कई सालों तक उन्होंने सिर्फ तस्वीरें बनाई और कुछ ही शब्दों का इस्तेमाल किया। माइक और मैं सरल रेखाचित्र, शब्दजाल, पैसे की आवाजाही को समझते थे और फिर बाद के सालों में अमीर पिता ने संख्याओं को जोड़ना शुरू कर दिया। आज माइक ने बहुत ज्यादा जटिल और परिष्कृत लेखांकन विश्लेषण में महारत हासिल कर ली है क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। मैं उतना परिष्कृत नहीं हूं क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, फिर भी हम एक ही सरल नींव से आते हैं। अगले पन्नों पर मैं आपको वही सरल रेखा चित्र प्रदान करता हूं जो माइक के पिता ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि बुनियादी उन चित्रों ने 2 छोटे लड़कों को एक ठोस और गहरी नींव पर बड़ी मात्रा में धन बनाने में मार्गदर्शन किया। अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां अर्जित करते हैं जिन्हें वे संपत्ति मानते हैं। नियम नंबर 1, आपको संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर पता होना चाहिए और संपत्ति खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानना होगा। यह नियम नंबर 1 है। यह एकमात्र नियम है। ये सुनने में बेतुका लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि यह नियम कितना गहरा है। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर नहीं पता होता। अमीर पिता ने कहा, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारी खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। जब अमीर पिता ने माइक और मुझे ये समझाया तो हमें लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। हम लगभग किशोर थे और अमीर बनने के रहस्य का इंतजार कर रहे थे और उनका जवाब ये था। यह इतना सरल था कि हम इस पर सोचने के लिए बहुत देर तक रुके रहे। संपत्ति क्या है? माइक ने पूछा। अभी चिंता मत करो, अमीर पिता ने कहा। बस इस विचार को अपने अंदर समा जाने दें। अगर आप इसकी सरलता को समझ सकते हैं तो आपके जीवन की योजना बन जाएगी और आर्थिक रूप से यह आसान हो जाएगा। ये सरल है, इसीलिए यह विचार छूट गया। तुम्हारा मतलब है कि हमें बस ये जानना है कि संपत्ति क्या है
उसे हासिल करें और हम अमीर हो जाएंगे? मैंने पूछा। अमीर पिता ने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान है। अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? मैंने पूछा। अमीर पिता मुस्कुराए। क्योंकि लोग संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर नहीं जानते। मुझे याद है कि मैंने पूछा था, वयस्क इतने गुमराह कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है, अगर यह इतना महत्वपूर्ण है, तो हर कोई क्यों नहीं जानना चाहेगा? संपत्ति और देनदारी क्या है, ये समझाने में अमीर पिता को बस कुछ ही मिनट लगे। एक वयस्क के रूप में मुझे इसे अन्य वयस्कों को समझाने में कठिनाई होती है। इस विचार की सरलता उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि उन्हें अलग तरह से शिक्षित किया गया है। उन्हें अन्य शिक्षित पेशेवरों जैसे बैंकर, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय योजनाकार आदि द्वारा सिखाया गया था। वयस्कों को भूल जाने या फिर से बच्चे बनने के लिए कहने में कठिनाई होती है। एक बुद्धिमान वयस्क को अक्सर लगता है कि सरल परिभाषाओं पर ध्यान देना अपमानजनक है। अमीर पिता किस सिद्धांत में विश्वास करते थे, इसे सरल रखें, बेवकूफ, या इसे बहुत सरल रखें, इसलिए उन्होंने इसे हमारे लिए सरल रखा और इससे हमारी वित्तीय नींव मजबूत हुई। तो भ्रम की क्या वजह है? इतनी सरल चीज इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदेगा जो वास्तव में एक दायित्व है? इसका उत्तर बुनियादी शिक्षा में पाया जाता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि वित्तीय साक्षरता पर। किसी चीज को परिसंपत्ति या देयता के रूप में परिभाषित करने वाले शब्द नहीं हैं। वास्तव में, यदि आप वास्तव में भ्रमित होना चाहते हैं, तो शब्दकोश में परिसंपत्ति और देयता शब्दों को देखें। मुझे पता है कि यह परिभाषा एक प्रशिक्षित अकाउंटेंट को अच्छी लग सकती है, लेकिन औसत व्यक्ति के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम वयस्क अक्सर यह स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। एक परिसंपत्ति मेरी जेब में पैसा डालती है। एक दायित्व मेरी जेब से पैसा निकालता है। हम युवा लड़कों से, अमीर पिता ने कहा, किसी संपत्ति को परिभाषित करने वाली चीजें शब्द नहीं, बल्कि संख्याएं हैं। और अगर आप संख्याएं नहीं पढ़ सकते, तो आप जमीन में गड्ढा होने से संपत्ति को अलग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में अमीर पिता कहते थे, ये संख्याएं नहीं हैं, बल्कि संख्याएं आपको क्या बता रही हैं। ये शब्दों की तरह ही है। ये शब्द नहीं है, बल्कि शब्द आपको जो कहानी बता रहे हैं वो है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको संख्याओं को पढ़ना और समझना होगा। अगर मैंने यह एक बार सुना है, तो मैंने इसे अपने अमीर पिता से 1000 बार सुना है। और मैंने ये भी सुना है, अमीर संपत्ति अर्जित करते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग देयताएं अर्जित करते हैं। यहाँ बताया गया है कि संपत्ति और देयता के बीच अंतर कैसे बताया जाता है। अधिकांश अकाउंटेंट और वित्तीय पेशेवर परिभाषाओं से सहमत नहीं है, लेकिन ये सरल चित्र दो युवा लड़कों के लिए मजबूत वित्तीय नींव की शुरुआत थे। नकदी प्रवाह ये बताता है कि कोई व्यक्ति पैसे को कैसे संभालता है। मैंने कई बार कहा है कि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं, जो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हम अपने व्यावसायिक कौशल से पैसा कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, अगर कोई अकादमिक रूप से अच्छा करता था, तो लोग मान लेते थे कि यह होनहार छात्र मेडिकल डॉक्टर बनेगा क्योंकि यह सबसे बड़ा वित्तीय इनाम देने वाला पेशा था। आज, डॉक्टरों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन पर भी नहीं लाना चाहता। बीमा कंपनियों का व्यवसाय पर नियंत्रण, प्रबंधित स्वास्थ्य सेवा, सरकारी हस्तक्षेप और कदाचार के मुकदमे। आज, बच्चे प्रसिद्ध एथलीट, फिल्म स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या सीईओ बनना चाहते हैं क्योंकि यहीं पर प्रसिद्धि, पैसा और प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि आज स्कूल में बच्चों को प्रेरित करना इतना कठिन है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता अब केवल अकादमिक सफलता से जुड़ी नहीं है, जैसा कि पहले हुआ करती। क्योंकि छात्र वित्तीय कौशल के बिना स्कूल छोड़ देते हैं, लाखों शिक्षित लोग अपने पेशे को सफलतापूर्वक अपनाते हैं, लेकिन बाद में खुद को आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए पाते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी शिक्षा में जो कमी है वो यह नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। एक बार जब आप पैसा कमा लेते हैं तो आप उसका क्या करते हैं, लोगों को इसे आपसे छीनने से कैसे रोकें, इसे लंबे समय तक कैसे रखें और उस पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे करवाएं। अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि वे वित्तीय रूप से क्यों संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे नकदी प्रवाह को नहीं समझते हैं।
एक व्यक्ति उच्च शिक्षित, पेशेवर रूप से सफल और वित्तीय रूप से अशिक्षित हो सकता है। ये लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीख लिया है, लेकिन यह नहीं सीखा है कि अपने पैसे से कैसे कड़ी मेहनत करवाई जाए। वित्तीय सपने की तलाश वित्तीय दुस्वप्न में कैसे बदल जाती है। मेहनती लोगों की क्लासिक कहानी का एक निश्चित पैटर्न है। हाल ही में शादी करने वाले खुश उच्च शिक्षित युवा जोड़े अपने किराए के तंग अपार्टमेंट में से एक में चले जाते हैं। तुरंत उन्हें एहसास होता है कि वे पैसे बचा रहे हैं क्योंकि दो लोग एक के बराबर सस्ते में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट तंग है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने का फैसला करते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास दो आय हैं और वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। उनकी आय बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ते हैं। अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च कर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह आयकर है, लेकिन अधिकांश अमेरिकियों के लिए उनका सबसे बड़ा कर सामाजिक सुरक्षा है। एक कर्मचारी के रूप में ऐसा लगता है कि सामाजिक सुरक्षा कर और मेडिकेयर कर की दर लगभग 7.5% है, लेकिन वास्तव में ये 15% है क्योंकि नियोक्ता को सामाजिक सुरक्षा राशि से मेल खाना चाहिए। संक्षेप में, यह वह धन है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इसके अलावा आपको सामाजिक सुरक्षा कर के लिए अपने वेतन से काटी गई राशि पर भी आयकर देना होगा, वह आय जो आपको कभी नहीं मिली क्योंकि यह रोग के माध्यम से सीधे सामाजिक सुरक्षा में चली गई। युवा जोड़े की बात करें तो उनकी आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप वे अपने सपनों का घर खरीदने का फैसला करते हैं। अपने घर में आने के बाद उनके पास एक नया कर होता है जिसे संपत्ति कर कहा जाता है। फिर वे अपने नए घर से मेल खाने के लिए एक नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीदते हैं। अचानक वे जागते हैं और उनकी देनदारियों का कॉलम बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण से भरा होता है। उनकी देनदारियां बढ़ जाती हैं। वे अब चूहे की दौड़ में फंस गए हैं। बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होता है और वे कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया खुद को दोहराती है। उच्च आय उच्च करों का कारण बनती है, जिसे ब्रैकेट क्रिप भी कहा जाता है। मेल में एक क्रेडिट कार्ड आता है। वे इसका उपयोग करते हैं और इसे अधिकतम करते हैं। एक ऋण कंपनी कॉल करती है और कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर का मूल्य बढ़ गया है। क्योंकि उनका क्रेडिट इतना अच्छा है, कंपनी बिल समेकन ऋण प्रदान करती है और उन्हें बताती है कि बुद्धिमानी की बात यह है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करके उच्च ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण को समाप्त कर दें। और इसके अलावा उनके घर पर ब्याज एक कर कटौती है। वे इसके लिए जाते हैं और उन उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं। वे राहत की सांस लेते हैं। उनके क्रेडिट कार्ड का भुगतान हो गया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को अपने घर के बंधक में बदल दिया है। उनके भुगतान कम हो गए हैं क्योंकि वे अपने ऋण को 30 साल तक बढ़ाते हैं। यह एक समझदारी की बात है। उनके पड़ोसी उन्हें खरीदारी करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कॉल करते हैं। मेमोरियल डे सेल चल रही है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस खिड़की से खरीदारी करेंगे, लेकिन वे क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं, बस किसी भी स्थिति के लिए। मैं इस युवा जोड़े से अक्सर मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन उनकी वित्तीय दुविधा एक जैसी ही है। वे मेरी एक बातचीत में सुनने के लिए आते हैं कि मुझे क्या कहना है। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज्यादा पैसे कैसे कमाएं? वे यह नहीं समझते कि उनकी परेशानी असल में यह है कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करना चुनते हैं। यह वित्तीय अशिक्षा और संपत्ति और देनदारी के बीच के अंतर को न समझने के कारण होता है। ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्या हल होती है। बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करती है। एक कहावत है जो मेरा एक दोस्त कर्ज में डूबे लोगों से बार बार कहता है, अगर आपको लगे कि आपने खुद को गड्ढे में खोद लिया है तो खुदाई बंद कर दें। बचपन में मेरे पिताजी अक्सर हमें बताया करते थे कि जापानी 3 शक्तियों से अवगत थे: तलवार, रत्न और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च किए हैं और इसकी वजह से दुनिया में एक शक्तिशाली सैन्य उपस्थिति है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ हद तक सच्चाई है। सुनहरे नियम को याद रखें। जिसके पास सोना है वो नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार यह आत्मज्ञान तीनों में सबसे मूल्यवान था। अक्सर
गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे की शक्ति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। बस उठकर और कड़ी मेहनत करके खुद से यह पूछने में विफल होकर कि वे जो कर रहे हैं क्या वो समझ में आता है। वे हर सुबह काम पर जाते समय खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। पैसे को पूरी तरह से न समझकर अधिकांश लोग इसकी अद्भुत शक्ति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। यदि वे दर्पण की शक्ति का उपयोग करते तो वे स्वयं से पूछते, क्या ये समझ में आता है? अक्सर अपने भीतर के ज्ञान, उस प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय अधिकांश लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं। वे चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि हर कोई उन्हें करता है। वे सवाल करने के बजाय अनुरूप होते हैं। अक्सर वे बिना सोचे समझे वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। विविधता लाएं। आपका घर एक संपत्ति है। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। आपको अधिक ऋण लेने पर कर में छूट मिलती है। एक सुरक्षित नौकरी पाएं। गलतियां न करें। जोखिम न लें। ऐसा कहा जाता है कि सार्वजनिक रूप से बोलने का डर अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु से भी बड़ा डर है। मनोचिकित्सकों के अनुसार सार्वजनिक रूप से बोलने का डर बहिष्कार के डर, अलग दिखने के डर, आलोचना के डर, उपहास के डर और बहिष्कृत होने के डर के कारण होता है। अलग दिखने का डर अधिकांश लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजने से रोकता है। इसीलिए मेरे शिक्षित पिता ने कहा कि जापानी लोग दर्पण की शक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि जब हम दर्पण में देखते हैं तभी हमें सत्य का पता चलता है। डर ही मुख्य कारण है जिसके कारण लोग कहते हैं सुरक्षित रहें। ये किसी भी चीज पर लागू होता है, चाहे वह खेल हो, रिश्ते हो, करियर हो या पैसा। एक व्यक्ति उच्च शिक्षित, पेशेवर रूप से सफल और आर्थिक रूप से निरक्षर हो सकता है। यह वही डर है, बहिष्कार का डर, जो लोगों को आमतौर पर स्वीकृत राय या लोकप्रिय रुझानों के अनुरूप होने और उन पर सवाल न उठाने का कारण बनता है। आपका घर एक संपत्ति है। बिल समेकन ऋण लें और कर्ज से बाहर निकलें। अधिक मेहनत करें। यह एक पदोन्नति है। किसी दिन मैं उपाध्यक्ष बनूंगा। पैसे बचाओ। जब मुझे वेतन वृद्धि मिलेगी तो मैं हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं। जोन्स के साथ बने रहने की कोशिश करने से कई वित्तीय समस्याएं पैदा होती हैं। कभी कभी हम सभी को आईने में देखने और अपने डर के बजाय अपने आंतरिक ज्ञान के प्रति सच्चे होने की जरूरत होती है। जब तक माइक और मैं 16 साल के थे, तब तक हमें स्कूल में समस्याएं होने लगी। हम बुरे बच्चे नहीं थे। हमने बस भीड़ से अलग होना शुरू कर दिया। हम स्कूल के बाद और सप्ताहांत में माइक के पिता के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद घंटों उसके पिता के साथ एक टेबल पर बैठे रहते थे, जबकि वो अपने बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट, दलालों, निवेशकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करता था। यहाँ एक ऐसा आदमी था जिसने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, जो अब शिक्षित लोगों को निर्देश दे रहा था, आदेश दे रहा था और उनसे सवाल पूछ रहा था। वे उसके इशारे पर आते थे और जब वो उन्हें स्वीकार नहीं करता था तो वे चिढ़ जाते थे। यहाँ एक ऐसा आदमी था जो भीड़ के साथ नहीं गया था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने हिसाब से सोचता था और उसे ये शब्द नापसंद थे, हमें इसे इस तरह से करना है क्योंकि हर कोई इसे इसी तरह से करता है। उसे नहीं कर सकते शब्द से भी नफरत थी। अगर आप चाहते थे कि वो कुछ करे तो बस कह दें, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो। माइक और मैंने उनकी मीटिंग में बैठकर जितना सीखा, उतना हमने स्कूल और कॉलेज के अपने सभी सालों में नहीं सीखा। माइक के पिता किताबों में बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन वे आर्थिक रूप से शिक्षित थे और परिणामस्वरूप सफल भी थे। उन्होंने हमें बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को काम पर रखता है जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने में घंटों बिताने का फायदा मिला। लेकिन इस वजह से माइक और मैं अपने शिक्षकों द्वारा बताए गए मानक सिद्धांतों के साथ नहीं चल पाए और इससे समस्याएं पैदा हुईं। जब भी शिक्षक कहते, अगर आपको अच्छे ग्रेड नहीं मिलते तो आप वास्तविक दुनिया में अच्छा नहीं कर पाएंगे, माइक और मैं बस भुहे चढ़ा लेते। जब हमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने और नियमों से विचलित न होने के लिए कहा गया, तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है। हम समझने लगे कि हमारे अमीर पिता ने हमें क्यों बताया कि स्कूलों को नियोक्ताओं के बजाय अच्छे कर्मचारी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। कभी कभी माइक या मैं अपने शिक्षकों से पूछते थे कि हमने जो पढ़ा वो वास्तविक दुनिया में कैसे लागू होता है, या हमने कभी पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ा और यह कैसे काम करता है।
बाद वाले सवाल पर हमें अक्सर जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, कि अगर हम अपनी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा। जितना अधिक हम पैसे की शक्ति के बारे में जानते थे, उतना ही हम शिक्षकों और अपने सहपाठियों से दूर होते गए। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने कभी भी मेरे ग्रेड के बारे में मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन हम पैसे के बारे में बहस करने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ, तब तक मेरे पास शायद मेरे माता पिता दोनों की तुलना में पैसे के मामले में बेहतर आधार था। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट वकीलों, बैंकरों, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों और इसी तरह के अन्य लोगों की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे पिता अन्य शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा कि हमारा घर उनका सबसे बड़ा निवेश है। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्यों लगता है कि घर एक अच्छा निवेश नहीं है, तो एक अप्रिय बहस हुई। ऊपर दिया गया चित्र मेरे अमीर पिता और मेरे गरीब पिता के बीच उनके घरों के मामले में धारणा में अंतर को दर्शाता है। एक पिता को लगता था कि उसका घर एक संपत्ति है और दूसरे पिता को लगता था कि यह एक दायित्व है। मुझे याद है जब मैंने अपने पिता के लिए नकदी प्रवाह की दिशा दिखाते हुए निम्नलिखित चित्र बनाया था। मैंने उन्हें घर के मालिक होने के साथ साथ होने वाले सहायक खर्च भी दिखाए। एक बड़े घर का मतलब था बड़े खर्च, और नकदी प्रवाह व्यय कॉलम के माध्यम से बाहर निकलता रहा। आज भी लोग मुझे इस बात पर चुनौती देते हैं कि घर कोई संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि कई लोगों के लिए यह उनका सपना है और साथ ही उनका सबसे बड़ा निवेश भी। और अपना खुद का घर होना कुछ न होने से बेहतर है। मैं बस इस लोकप्रिय सिद्धांत को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक बड़ा, शानदार घर खरीदते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि यह कोई संपत्ति नहीं होगी। यह एक दायित्व होगा क्योंकि यह हमारी जेब से पैसे निकालेगा। इसलिए यहाँ मैं जो तर्क देता हूँ, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका घर एक भावनात्मक चीज है और जब पैसे की बात आती है तो उच्च भावनाएं वित्तीय बुद्धिमत्ता को कम करती हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि पैसे के पास हर निर्णय को भावनात्मक बनाने का एक तरीका होता है। जब घरों की बात आती है तो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे घर के लिए भुगतान करते हैं जो उनके पास कभी नहीं होता। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया घर खरीदते हैं, हर बार पिछले घर को चुकाने के लिए एक नया 30 वर्षीय ऋण लेते हैं। भले ही लोगों को बंधक भुगतान पर ब्याज के लिए कर कटौती मिलती है, लेकिन वे अपने सभी अन्य खर्चों का भुगतान करके बाद के डॉलर से करते हैं, भले ही वे अपना बंधक चुका दें। मेरी पत्नी के माता पिता चौंक गए जब उनके घर पर संपत्ति कर बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया। यह उनके सेवानिवृत्त होने के बाद हुआ, इसलिए इस वृद्धि ने उनके सेवानिवृत्ति बजट पर दबाव डाला और उन्हें स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक ऐसे घर के लिए $1 मिलियन का कर्जदार हैं जो आज बहुत कम कीमत पर बिक सकता है। सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का होता है जो छूटे हुए अवसरों से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा आपके घर में लगा हुआ है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका पैसा खर्च में खर्च होता रहता है। संपत्ति कॉलम में जोड़ने के बजाय कॉलम में जोड़े क्लासिक मध्यम वर्ग के नकदी प्रवाह पैटर्न। यदि कोई युवा जोड़ा अपने संपत्ति कॉलम में जल्दी से अधिक पैसा लगाएगा तो उनके बाद के वर्ष आसान होंगे। उनकी संपत्ति बढ़ गई होगी और खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए उपलब्ध होगी। संक्षेप में, निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय बहुत महंगा घर खरीदने का निर्णय लेने का अंतिम परिणाम किसी व्यक्ति को कम से कम निम्नलिखित 3 तरीकों से प्रभावित करता है। 1. समय की हानि, जिसके दौरान अन्य संपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता था। 2. अतिरिक्त पूंजी की हानि, जिसे सीधे घर से संबंधित उच्च रखरखाव व्यय का भुगतान करने के बजाय निवेश किया जा सकता था। 3. शिक्षा का नुकसान, अक्सर लोग अपने घर और बचत और सेवानिवृत्ति योजनाओं को अपनी संपत्ति कॉलम में गिनते हैं। क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वे निवेश ही नहीं करते। इससे उन्हें निवेश का अनुभव नहीं मिलता। ज्यादातर लोग कभी भी वह नहीं बन पाते जिसे निवेश की दुनिया एक परिष्कृत निवेशक कहती है। और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले परिष्कृत निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो फिर उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेच देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घर मत खरीदो। मैं ये कह रहा हूं कि आपको संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर समझना चाहिए। जब मुझे बड़ा घर चाहिए होता है तो मैं सबसे पहले ऐसी संपत्तियां खरीदता हूं
जो घर के लिए भुगतान करने के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करेंगी। मेरे शिक्षित पिता का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण सबसे अच्छी तरह से चूहे की दौड़ में फंसे किसी व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है। उनके खर्च उनकी आय से मेल खाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी संपत्ति में निवेश करने के लिए पर्याप्त बचत नहीं होती। नतीजतन, उनकी देनदारियां उनकी संपत्तियों से बड़ी हैं। बाईं ओर दिया गया निम्न आरेख मेरे गरीब पिता की आय विवरण दिखाता है। ये 1000 शब्दों के बराबर है। ये दर्शाता है कि उनकी आय और व्यय बराबर हैं, जबकि उनकी देनदारियां उनकी संपत्तियों से बड़ी हैं। दाईं ओर मेरे अमीर पिता का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण निवेश करने और देनदारियों को कम करने के लिए समर्पित जीवन के परिणामों को दर्शाता है। अमीर क्यों अमीर होते जाते हैं? मेरे अमीर पिताजी के वित्तीय विवरण की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर क्यों अमीर होते जाते हैं। संपत्ति कॉलम खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक आय उत्पन्न करता है। शेष राशि को संपत्ति कॉलम में फिर से निवेश किया जाता है। संपत्ति कॉलम लगातार बढ़ता रहता है और इसलिए इससे होने वाली आय भी इसके साथ बढ़ती है। इसका नतीजा ये होता है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। मध्यम वर्ग संघर्ष क्यों करता है? मध्यम वर्ग खुद को लगातार वित्तीय संघर्ष की स्थिति में पाता है। उनकी प्राथमिक आय उनके वेतन से होती है। जैसे जैसे उनका वेतन बढ़ता है, वैसे वैसे उनके कर भी बढ़ते हैं। उनके खर्च उनके वेतन वृद्धि के अनुपात में बढ़ते हैं। इसलिए वाक्यांश चूहा दौड़। वे आय उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने घर को अपनी प्राथमिक संपत्ति मानते हैं। अपने घर को निवेश के रूप में देखने का ये तरीका और ये दर्शन की वेतन वृद्धि का मतलब है कि आप बड़ा घर खरीद सकते हैं या अधिक खर्च कर सकते हैं, आज के कर्ज में डूबे समाज की नींव है। बढ़ा हुआ खर्च परिवारों को अधिक कर्ज और अधिक वित्तीय अनिश्चितता में डाल देता है, भले ही वे अपनी नौकरी में आगे बढ़ रहे हों और नियमित आधार पर वेतन वृद्धि प्राप्त कर रहे हों। ये कमजोर वित्तीय शिक्षा के कारण उच्च जोखिम वाला जीवन है। हाल के दिनों में नौकरियों का भारी नुकसान ये साबित करता है कि मध्यम वर्ग वास्तव में वित्तीय रूप से कितना अस्थिर है। कंपनी पेंशन योजनाओं को 401k योजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से संकट में है और सेवानिवृत्ति के स्रोत के रूप में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मध्यम वर्ग के लिए घबराहट शुरू हो गई है। आज म्यूचुअल फंड लोकप्रिय हैं क्योंकि वे सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदार करों और बंधकों का भुगतान करने, अपने बच्चों के कॉलेज के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने के लिए काम करने में बहुत व्यस्त हैं। उनके पास निवेश का अध्ययन करने का समय नहीं है, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के प्रबंधक की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। साथ ही, चूंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित है क्योंकि यह विविधीकृत है। ये शिक्षित मध्यम वर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकर और वित्तीय योजनाकारों द्वारा बताए गए सिद्धांत का समर्थन करता है, सुरक्षित रहें, जोखिम से बचें। असली त्रासदी यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी औसत मध्यम वर्ग के लोगों के सामने आने वाले जोखिम को पैदा करती है। उन्हें सुरक्षित खेलना पड़ता है क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति सबसे खराब है। उनकी बैलेंस शीट संतुलित नहीं है। इसके बजाय वे देनदारियों से लदे हुए हैं और उनके पास आय उत्पन्न करने वाली कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है। आमतौर पर उनकी आय का एकमात्र स्रोत उनका वेतन होता है। उनकी आजीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर हो जाती है। इसलिए जब वास्तविक जीवन भर के सौदे सामने आते हैं, तो ये लोग उनका लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन पर अधिकतम कर लगाया जाता है और वे कर्ज में डूबे हुए हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम एक परिसंपत्ति और एक देयता के बीच अंतर जानना है। एक बार जब आप अंतर समझ जाते हैं, तो अपने प्रयासों को आय उत्पादक संपत्ति खरीदने पर केंद्रित करें। अमीर बनने के रास्ते पर शुरू करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहें और आपकी संपत्ति का कॉलम बढ़ता जाएगा। ऐसे निवेश जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है, वित्तीय रूप से साक्षर लोगों के लिए यह निवेश जोखिम भरा नहीं है। एक कर्मचारी के रूप में जो एक गृहस्वामी भी है, आपके कार्य प्रयास आमतौर पर इस प्रकार होते हैं। 1. आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी अपने व्यवसाय के मालिक या शेयरधारकों को अमीर बनाते हैं, खुद को नहीं। आपके प्रयास और सफलता मालिक की सफलता और सेवानिवृत्ति के लिए सहायता करेंगे। 2. आप सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार आपके वेतन से अपना हिस्सा ले लेती है,
इससे पहले कि आप उसे देखें। अधिक मेहनत करके आप बस सरकार द्वारा लिए जाने वाले करों की मात्रा बढ़ाते हैं। अधिकांश लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। 3. आप बैंक के लिए काम करते हैं। करों के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण होता है। केवल कड़ी मेहनत करने में समस्या यह है कि इन तीनों स्तरों में से प्रत्येक आपके बढ़े हुए प्रयासों का अधिक हिस्सा लेता है। आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपके बढ़े हुए प्रयासों से आपको और आपके परिवार को सीधे लाभ कैसे हो। एक बार जब आपने अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला कर लिया है, अपने प्रयासों को बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्ति हासिल करने पर केंद्रित करना, तो आप अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं? अधिकांश लोगों को अपनी नौकरी बनाए रखनी चाहिए और अपनी संपत्ति हासिल करने के लिए अपने वेतन पर निर्भर रहना चाहिए। जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ती है, वे अपनी सफलता की सीमा को कैसे मापते हैं? किसी को कब पता चलता है कि वह अमीर है, कि उसके पास धन है? संपत्ति और देनदारियों के लिए मेरी अपनी परिभाषाएं होने के साथ साथ मेरे पास धन के लिए भी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे आर. बकमिंस्टर फुलर नामक एक व्यक्ति से उधार लिया है। कुछ लोग उन्हें ढोंगी कहते हैं और दूसरे उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। सालों पहले उन्होंने आर्किटेक्ट्स को चर्चा में ला दिया था क्योंकि उन्होंने जियोडेसिक डोम नामक किसी चीज के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया था। लेकिन आवेदन में फुलर ने धन के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो ये काफी भ्रामक था, लेकिन इसे पढ़ने के बाद ये कुछ हद तक समझ में आने लगा। धन एक व्यक्ति की कई दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो मैं कितने दिनों तक जीवित रह सकता हूं? नेटवर्थ के विपरीत आपकी संपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर, जो अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे कबाड़ और चीजों की कीमत के बारे में राय से भरा होता है, ये परिभाषा वास्तव में सटीक माप विकसित करने की संभावना पैदा करती है। अब मैं माप सकता था और जान सकता था कि मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में कहाँ था। हालांकि नेटवर्थ में अक्सर गैर नकदी उत्पादक संपत्तियां शामिल होती हैं, जैसे कि आपके द्वारा खरीदा गया सामान जो अब आपके गैराज में पड़ा है। धन मापता है कि आपका पैसा कितना पैसा कमा रहा है और इसलिए आपकी वित्तीय उत्तरजीविता। धन व्यय कॉलम की तुलना में परिसंपत्ति कॉलम से नकदी प्रवाह का माप है। आइए एक उदाहरण का उपयोग करें। मान लें कि मेरे पास परिसंपत्ति कॉलम से प्रति माह $1000 का नकदी प्रवाह है और मेरे पास $2000 का मासिक व्यय है। मेरी संपत्ति क्या है? आइए बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा पर वापस जाएं। उनकी परिभाषा का उपयोग करते हुए मैं कितने दिन आगे तक जीवित रह सकता हूं? 30 दिन का महीना मानते हुए मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह है। जब मैं अपनी परिसंपत्तियों से प्रति माह $2000 का नकदी प्रवाह प्राप्त कर लूंगा, तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इसलिए जब तक मैं अमीर नहीं हूं, मैं अमीर हूं। अब मेरे पास हर महीने परिसंपत्तियों से आय उत्पन्न होती है जो मेरे मासिक खर्चों को पूरी तरह से कवर करती है। अगर मैं अपने खर्चे बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले अपने नकदी प्रवाह को बढ़ाना होगा ताकि मैं इस स्तर की संपत्ति को बनाए रख सकूं। ये भी ध्यान दें कि अब मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूं। मैंने एक परिसंपत्ति कॉलम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूं, जिसने मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया है। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूं, तो मैं अपनी परिसंपत्तियों से मिलने वाले नकदी प्रवाह से अपने मासिक खर्चों को पूरा कर पाऊंगा। मेरा अगला लक्ष्य ये होगा कि मेरी संपत्तियों से अतिरिक्त नकदी प्रवाह को संपत्ति कॉलम में फिर से निवेशित किया जाए। जितना अधिक पैसा मेरी संपत्ति कॉलम में जाएगा, उतना ही मेरा संपत्ति कॉलम बढ़ेगा। जितनी अधिक मेरी संपत्ति बढ़ेगी, उतना ही मेरा नकदी प्रवाह बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्चों को इन संपत्तियों से नकदी प्रवाह से कम रखता हूं, मैं अपने शारीरिक श्रम के अलावा अन्य स्रोतों से अधिक आय के साथ अमीर होता जाऊंगा। जैसे जैसे ये पुनर्निवेश प्रक्रिया जारी रहेगी, मैं अमीर बनने की राह पर हूं। बस इस सरल अवलोकन को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीबों के पास केवल खर्च होते हैं। मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदता है जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। तो मैं अपना काम कैसे शुरू करूं? इसका जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बात सुनिए।